आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्क्लेव को एक संबोधित किया है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टडीज और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। उस कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स अबाउट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मुझे लगा कि आपसे साझा करना चाहिए, तो उसी मैं अपने वक्तव्य को लेकर आपके साथ उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि 3-4 साल के व्यापक डिस्कशन और लाखों सुझावों को ध्यान में रखने के बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। अगर ऐसा है तो पूर्व यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को, शिक्षा के विद्वानों को, अध्यापकों को, जानकारों को, राज्य की सरकारों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर कोरोना का संक्रमण 20 लाख पहुंच रहा है तो देश के सामने इस समय प्राथमिकता क्या है? न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस, कोल माइनिंग, एजुकेशन पॉलिसी, ये फैसले जो सम्मिलित रूप से लेने थे, साझा रूप से लेने थे, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ लेने थे, तमाम विद्वानों को सम्मिलित करके, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे देश की नींव है, तो इसको एकाएक और अचानक 70 वर्ष की प्रणाली को बदलने की ऐसी क्या आपातकालीन आवश्यकता थी कि संक्रमण की इस पराकाष्ठा और अर्थव्यवस्था की इस दुर्व्यवस्था के दौर में इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं? यह सरकार की और सरकारी विचारधारा की मंशा और नियत में शंका प्रकट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी 2 दिन पूर्व भूमि पूजन में शंकराचार्य आमंत्रित नहीं थे, किंतु कॉर्पोरेट ठग बाबा रामदेव उपस्थित थे। बाबा रामदेव ने प्रपोजल भी दिया कि वो अयोध्या में एक वैदिक गुरुकुल खोलेंगे, बहुत विशालकाय, जहां पर वैदिक शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। अच्छा, कौन बाबा रामदेव? ये वही बाबा रामदेव है जो पिछली सरकार में 20 लाख हजार करोड़ का काले धन का चिट्ठा, जिन्होंने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के लिए तमाम चिट्ठियां लिखी थी, जिन्होंने बड़े नोटों को बंद करने की बहुत सिफारिश की थी, जिनके ऊपर 51 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसमें ग्राम सभा की जमीन हथियाने से लेकर स्वदेशी आंदोलन के राजीव दीक्षित की हत्या की गुत्थी तक शामिल है, तो जिनकी स्वयं की डिग्री संदिग्ध है, वो वैदिक यूनिवर्सिटी का गठन करेंगे और पूरे देश में कोई और व्यक्ति नहीं है, और वो शंकराचार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो वो उस आयोजन में उपस्थित थे। तो ऐसी चीजें जो है, एनीवेज, दूसरा था कि ये लाखों सुझाव किससे लिए गए? अगर सभी राज्य सरकारों का ये कहना है कि केंद्र ने अपनी नीति को उन पर फोर्स कर दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर झूठ साबित होते हैं। दूसरा, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी, पॉलिटिकल विल की बात करी, कमिटमेंट की बात करी। देखिए, रिफॉर्म्स तो माओ ने भी लाए थे, एग्रीगेरियन पॉलिसी को लेकर वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, फिर इतनी बुरी दुर्दशा हो गई थी उस समय, उस देश, उस काल में, कि लोग मिट्टी खाने के लिए मजबूर हो गए थे, उनकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया था और लाखों लोग इससे मरे थे उस दौरान। तो रिफॉर्म्स को लाना और रिफॉर्म्स को जबरदस्ती लागू करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। डेफिनेटली ये पॉलिसी अच्छी है, अच्छी होगी, अच्छी चीजें दिख रही हैं, मगर जो आंखों से देखते हुए कोई कैसे निगल ले? चावल दाल क्यों चुनते हैं भाई? कंकड़ के लिए, कीड़े के लिए, रवा चाल के हलवा बनाते हैं ना, तो कारण होता है। तो लोक लुभावन भाषण देना अन्यत्र विषय है। रही पॉलिटिकल विल की बात, साल भर पहले अगर हम कश्मीर की स्थिति की बात करें तो कितने लोगों ने आप में से वहां पर प्लॉट खरीदा है? और जो लॉकडाउन के गवाह हैं वो बताएं कि वो लोग जो लॉकडाउन झेल रहे हैं और 2G की कनेक्टिविटी में चल रहे हैं, जो टूरिज्म का वहां भयंकर लॉस हुआ है, जो वहां की इकोनॉमी डिजास्टरस है, जो वहां पर लोगों के पास खाने का अकाल है, जो उनके अपने कोई राइट्स नहीं है, तो 1 साल में ये स्थितियां, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि वो उन्हीं राइट्स को वो और इंटीग्रेटेड होगा हमारे इंडिया के साथ और वहां के नागरिक भी हम जैसे ही अधिकार पाएंगे, अभी तक वो अप्रोच कहाँ है, वो कमिटमेंट? क्यों लोग भुगत रहे हैं? और ये जिम्मेदारी किसकी है? निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। तो जहां तक कमिटमेंट की बात है, चाहे वो नोटबंदी में किया गया कमिटमेंट हो, किसानों की आत्महत्या का 2017 का जो आंकड़ा आया है, नोटबंदी के बाद वाला अभी तक नहीं आया है, और भारी असर पड़ा है किसानों की आत्महत्याओं पर इस नोटबंदी का। तो पॉलिटिकल विल इज अ डिफरेंट थिंग। आप पहाड़ पे चढ़ जाइए, लेकिन उसके पीछे की जो प्रक्रिया है, जो आपके फुटप्रिंट्स हैं, जो कॉमन आदमी को इफेक्ट करते हैं, उसको लेके आपकी क्या योजना है, इस पर भी तो बात होना चाहिए। तो तीसरा उन्होंने कहा नेशनल गोल्स
जो राष्ट्रीय ध्येय हैं, वो राष्ट्रीय ध्येय क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एजेंडा है? वो कौन से राष्ट्रीय ध्येय हैं जिसके तहत स्वतंत्रता का इतिहास हटाया जाए, धर्मनिरपेक्षता को हटाया जाए या अन्यत्र विषयों में परिवर्तन किया जाए? मातृभाषा की आपने वकालत की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद अध्ययन और अध्यापन से लंबे समय तक जुड़ी रही हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि सैट हो, जीआरई हो, टॉफल हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हमारे बच्चे कैसे कॉम्पिटिट करेंगे अगर उनकी अंग्रेजी की पढ़ाई छठी से शुरू होगी तो, और हम कई गुना पीछे चले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गाय से प्रेम जो है वो सर्वविदित है, तो गाय और गौमूत्र से आगे बढ़ते हुए देश की भारी आबादी को गोबर गणेश बनाने की जो ये प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे देखिए, यूजीसी खत्म हो गया है, एआईसीटीई का पता नहीं है, दुनिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज में हम कहीं भी अंडर 100 नहीं है। अगर इन आईआईटीज और इन आईआईएम्स की भी वैल्यू को आपने डीवैल्यूएट कर दिया, जैसा कि सरकार की मंशा है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू सरकार विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करेगी। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि सरकार के नुमाइंदे, जैसे अभी तक प्रचारकों को वीसी की जगह पर नियुक्त किया है, सरकार अपने नुमाइंदों को विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के स्थान पर, अन्य स्थानों पर, वहां से कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, उनकी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। किस शिक्षक को रखना है, किस प्रोफेसर को निकाल देना है, पाठ्यक्रम क्या तय करना है, पेपर क्या बनेगा, इतिहास के किन साक्ष्यों को छुपा देना है, किस टॉक्सिक चीजों को उसमें बढ़ा देना है, ये साफ साफ सरकारी नुमाइंदों के हाथ में होगा। और ये शिक्षा पर हमला है, ये थिंकिंग पर हमला है, ये हमारी अप्रोच पर हमला है, ये हमारी स्किल्स पर हमला है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि रियल यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हर उस काम को कराया जा सकेगा, उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरकारी नुमाइंदों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकेगा, जो अभी तक थोड़ी बहुत एक ऑपोजिशन है, या जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है, या जो एक एनालिटिकल अप्रोच है, या जो एक लॉजिक का सिस्टम है, वो खत्म करने की सरकार की मंशा है। तीसरा, उन्होंने जिक्र किया कि फ्यूचर रेडी जनरेशन, स्किल बेस्ड। H1 वीजा की अमेरिका में माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी विदेश नीति के बाद क्या दुर्गति है? क्या हमारे 8 लाख जो कुवैत से, हमारे पेट्रोलियम से उड़िया भाई, हमारे मलयाली ब्रदर्स जो वहां से सब लौट रहे हैं, जो ये गल्फ काउंसिल की मीटिंग के बाद, और तमाम खाड़ी देशों से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं और जो होता है, वो दिन सूर्योदय को सूर्यास्त और सूर्यास्त को सूर्योदय कहते हैं, उसमें इतना भेद होता है। तो फ्यूचर रेडी जनरेशन, स्किल बेस्ड जनरेशन। आप में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी तरह कुछ भी थोड़ा बहुत भी सोचते हैं, तो आप ये बताइए, कोई भी सब्जेक्ट है, सपोज हम हिंदी की ही बात करें, क्या मात्र सूर, कबीर और तुलसी को समझकर आप हिंदी को समझ लेंगे? हर विषय जो है वो एक विशाल वट वृक्ष के समान होता है, वो चाहे लॉ हो, चाहे वो जुडिशरी हो। जैसे आप बीटेक की बात करें, आप बताएं कितनी पुस्तकें हैं जो बीटेक की हिंदी में उपलब्ध है? गाड़ी में एक आवाज होती है, कहते हैं नॉकिंग, बड़ा सिंपल सा शब्द है। अगर आप इसी शब्द को एग्जाम में हिंदी में लिखना चाहें तो इसको कहते हैं अपस्फोटन। आप में से कितने लोगों ने अपस्फोटन शब्द को सुना है? मेडिकल की कितनी किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं? और जो बच्चा छठे से अंग्रेजी पढ़ेगा, आप बताएं कि वो किस, वैसे भी बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है, और 70 वर्षों में देश का युवा इतना मजबूर कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी द्वारा पान की दुकान और पकौड़े की सलाह मिली। अब उसके बाद अगर उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी शैक्षणिक समझ पर भी इस प्रकार का कुठारा घात होगा, और सरकार गवर्नमेंट स्कूलों की जिम्मेदारी से क्यों बच रही है? निजीकरण को बढ़ावा देकर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को आगे कर कर वो अपना पल्ला झाड़ लेगी, और शिक्षा अमीर और गरीब के तबके में इतना फर्क हो जाएगा कि कुछ खास वर्ग और कुछ खास लोगों तक ही सीमित हो जाएगी, और पुनः हम उसी सामंती व्यवस्था की ओर चल देंगे, जहां कारपेंटर का बच्चा कभी ये नहीं सोच सकेगा कि हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर हो। वो खुद ब खुद कारपेंट्री की ओर चल देगा। ये जो इक्वलिटी हम लाए हैं, ये जो राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू डिसेंट, राइट टू एजुकेशन, तो ये जो एकेडमिक एक्सीलेंस का जो ये राइट है, इट विल बी फिनिश्ड। देन ही सेड इंटरेस्ट, एबिलिटी, डिमांड की मैपिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, पैशन, पर्पस, फिलॉसफी कहाँ है माननीय प्रधानमंत्री जी? 2 गज की दूरी की बात करते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि भारत के लोग कैसे जीते हैं?
एक कमरे में, जहां नोएडा में एक 10 बाई 10 के टॉयलेट में 100 आदमी जाता है टॉयलेट, 2 गज की दूरी। वित्त मंत्री साहिबा को पता ही नहीं है कि निम्न वर्ग के आदमी की आय 5 से 6 लाख रुपए नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि दिहाड़ी क्या चल रही है, आदमी कैसे जी रहा है। तो जब पता ही नहीं है कि भारत की एक्चुअल स्थिति क्या है, तो आप पर्पस की बात करेंगे, आप पैशन की बात करेंगे। अभी शिक्षा मित्रों ने, इसी योगी सरकार में शिक्षा मित्रों ने क्वालिफाइड टीटी अभ्यर्थी भी कुछ थे, मुंडन कराया था, और जिसमें महिलाएं शामिल थी। 30 साल की औरत जो टीटी क्वालिफाइड है, जो शिक्षा मित्र के लिए एप्लीकेबल है, वो शादीशुदा औरत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान मुंडन कराती है, और सरकार क्रिटिकल थिंकिंग, पैशन और पर्पस को अप्रोच करने की बात कर रही है। जीविका दीजिए, रोजगार दीजिए, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और आप तो इस शिक्षा व्यवस्था को बदलकर जड़ से सोच समझ के दायरे को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। देन ही सेड अबाउट ग्लोबल स्टैंडर्ड सिटीजनशिप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म, मगर H1 वीजा और SEAT JRE टॉफल और ये ग्लोबल गल्फ काउंसिल की जो मीटिंग्स हैं, प्रधानमंत्री जी को इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। बड़ा गौरव है कि सुंदर पिछई हमारे हैं, भारतीय मूल के सत्या नाडेला हैं, मगर कितने सर्च इंजन हैं जो भारत ने बनाए हैं? तब तो प्रधानमंत्री जी भी अपना अकाउंट बीगो पर और टिकटॉक पर ही बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना टिकटॉक पर ही बनाती है। तो इसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। अतीत से आधुनिकता तक, जड़ों से जग तक, अंत से शून्य तक बात रिसर्च की है, बात कोडिंग की है, बात वर्चुअल लैब की है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक दंपति ने अपनी गाय बेच दी अपने बच्चे की जूम मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए। फेसबुक के माध्यम से बहुत लोगों को पता चला, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको गाय खरीद के दी। क्या हुआ उस लड़की का जो 1200 किलोमीटर दरभंगा अपने पिता को चला के गई थी? कहाँ गए वो मजदूर लाखों? वो भी तो भारतवासी थे। क्या आप ऐसी शिक्षा नीति में ये अपेक्षा करते हैं कि उन लाखों लोगों तक वो शिक्षा पहुंच पाएगी जो व्यवस्था हमने इतने समय में खड़ी की थी? और अगर प्रधानमंत्री जी की मंशा क्लियर है, ऑटोनोमस बॉडीज की ओर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की ओर नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को एम्पावर करने की बात क्यों नहीं हो रही है? जो है उसे बेहतर करने की कोई बात नहीं है। टैलेंट और टेक का समाधान बातें हैं। पर्पस ऑफ एजुकेशन पर ये उन्होंने अब्दुल कलाम साहब का एक कोट भी वो किया, टू एनलाइटन, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। तो माय रिस्पेक्टेड डियर प्राइम मिनिस्टर, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू गेट गुड फूड फर्स्ट। सबसे पहले हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, जो आपने अब प्रक्रिया एक शुरू की है। इस हिसाब से तो आप उसे दिहाड़ी मजदूर बनने की प्रक्रिया दे रहे हैं। वो आपकी IT सेल में ही नौकरी करेगा, 3 रुपए 20 पैसे का ट्वीट करेगा, आपको समर्थन करेगा। उसको उन्होंने डिग्निटी ऑफ टीचर्स की भी बात की है कि व्हेन अ टीचर नेशन लीड्स, व्हेन अ टीचर लर्न्स नेशन लीड्स। टीचर्स की हालत बहुत खराब है। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। जो ग्रांट्स की पोजीशन है, जो म्यूजिक से जुड़ी संस्थान है, जो कलाओं से जुड़े विश्वविद्यालय और विद्यालय हैं, कैसे टीचर्स सरवाइव कर रहे हैं, और उस पर ये अच्छे अच्छे कोटेशंस उन्हें देना, ये जनता के साथ पूरी तरह धोखा है। ये पूरी तरह धोखा है। ठीक वैसे ही जैसे कल मैंने भूमि पूजन की सबको 125 करोड़ लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ये बात कही थी कि अब इससे आगे बढ़ते हैं। रोजगार, मुझे लगा कि एक विषय का अंत हुआ। अब हम रोजगार पे बात कर सकेंगे, हम शिक्षा पे बात कर सकेंगे, हम भारत के निर्माण पर बात कर सकेंगे। मगर शाम होते होते योगी जी का बयान आता है कि भाई ना मस्जिद में मुझे बुलाएंगे, ना शिलान्यास में मैं जाऊंगा। फिर संघ के टीम भी, श्रीमान ओवैसी साहब का बयान आता है कि भाई थी और रहेगी। अपने बच्चे आप इंग्लैंड में पढ़ाएंगे और हमारे देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। तो इसका मतलब है कि नफरत को बोएंगे, नफरत को सींचेंगे, नफरत को पालेंगे, नफरत को। ना मेरा कोई आर्गुमेंट है, ना मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना मुझे कोई एतराज है, लेकिन मेरा सवाल जरूर है कि हाउ, कैसे? जब आप गुड गवर्नेंस के नाम पर हमें करप्शन देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देते हैं, एनकाउंटर्स को जस्टिफाई करते हैं, जर्नलिज्म और जुडिशरी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो हमने ये सिस्टम किस लिए खड़ा किया था और हम किस आधार पर जिए? ये तो सारे भारतवासी सोचते हैं ना। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस पर विचार कीजिएगा और
जिससे भी आप ना इत्तेफाक रखते हैं प्लीज उसे प्रकट जरूर करें। कम से कम भारतीय होने के नाते इतना तो आपका नैतिक दायित्व है। हर चीज को खामोशी से मान लेना, भाई जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है। बहुत शुक्रिया।